नमस्कार, जिंदा अकेडमी के ऊपर आपका स्वागत है। आज जो इस लेक्चर के अंतर्गत जो टॉपिक है वो टॉपिक है हरात्मक माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति का ही ये टॉपिक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो समांतर माध्य पढ़ा था, उसके बाद गुणोत्तर माध्य पढ़ा था, और गुणोत्तर माध्य के बाद जो आज जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है हरात्मक माध्य। आज जो नया जो टॉपिक है वो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हरात्मक माध्य। जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य को इंग्लिश में हार्मोनिक मीन कहा जाता है, और हार्मोनिक मीन का शॉर्टकट HM के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। अब इस हार्मोनिक मीन की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन मैं पहले लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले जो डेफिनेशन में लिखना चाहता हूँ, मूल्य। मूल्य यदि मैं यहाँ पर मूल्य लिखता हूँ, मूल्य का मतलब होता है डाटा। यदि हमारे को डाटा दे रखा होता है तो उस डाटा को हमें कैसे यूज करके हरात्मक माध्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो वो इसी वीडियो के अंदर देखेंगे हम। तो डेफिनेशन है मूल्यों के व्युत्क्रम का समांतर माध्य। मूल्यों के व्युत्क्रम का समांतर माध्य का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य कहलाता है। हरात्मक माध्य कहलाता है। यहाँ पर ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है कि सारे जो आपके पास डाटा रहते हैं उन डाटाओं का यदि व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी डाटा या किसी भी नंबर का जो व्युत्क्रम होता है, जैसे मैं आपके पास मतलब 5 लेता हूँ, जिस 5 का जो व्युत्क्रम होता है वो 1/5 के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। 1/5 के द्वारा 5 का व्युत्क्रम लिखा जाता है। मैंने लिखा है कि मूल्यों के व्युत्क्रम। जैसे मूल्य आपके पास बहुत सारे मूल्य दे रखे होंगे मार्केट के अंदर से, जो आप मार्केट का मतलब मैं मार्केट बोलता हूँ, उसका मतलब है कि आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे डाटा दे रखे होंगे, और उन डाटाओं को यदि आपके पास हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य निकालना है तो उसका उन डाटाओं का आपके पास मतलब व्युत्क्रम लेना पड़ेगा। व्युत्क्रम निकालना में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वैल्यू का व्युत्क्रम इस प्रकार से निकाला जा रहा है। उन व्युत्क्रमों का यदि मैं समांतर माध्य ले लूं, समांतर माध्य क्या होता है कि समांतर माध्य होता है राशियों का योग। जितने भी मेरे पास डाटा होंगे उन डाटाओं का यदि मैं ऐड करूंगा, सारों का यदि मैं योग कर लूंगा, योग के अंदर की जितनी भी संख्या होगी यदि उनका भाग दे दिया जाए तो वो बनता है हमारे पास समांतर माध्य। तो लिखा गया है कि मूल्यों के व्युत्क्रम, मूल्यों का व्युत्क्रम आपको आता है, और व्युत्क्रमों का समांतर माध्य का व्युत्क्रम हार्मोनिक मीन कहलाता है। कैसे? ये आपके पास मतलब ये डेफिनेशन अभी समझ नहीं है, मैं आपको समझ लगा रहा हूँ। तो देखिए, सपोज करिए मैं आपके पास मतलब ये क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखने से एक क्वेश्चन सपोज करिए आपके पास डाटा लिख दो, सबसे पहले बात बताऊंगा मैं शेड्यूलिंग के अंदर इसको किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। जैसे आपके पास 5 2 का हरात्मक माध्य क्या होगा? हरात्मक माध्य क्या होगा? तो मैंने ये बताया था कि यदि आपके पास मतलब डाटा दे रखे होंगे, आपके पास यहाँ पर 2 डाटा है, एक 5 है और 2 डाटा है, एक 2 है, तो मतलब ये 2 डाटा है। इन 2 डाटा का यदि मैं व्युत्क्रम लेना चाहता हूँ तो डेफिनेशन से क्या होगा, इनका हरात्मक माध्य निकालना। हरात्मक माध्य की जो डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है कि इन डाटाओं का व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम ले लिया। अब इनका मेरे को क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना। तो इनका जो समांतर माध्य किस प्रकार से निकलेगा, 1/5 प्लस का 1/2 अपॉन में 2। ये 2 कहाँ से आई? ये 2 नहीं, ये 2 है कि इन डाटाओं की संख्या कितनी है, इन डाटाओं की संख्या कितनी है, इन डाटाओं की संख्या है 2। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर यदि 10 डाटा होते तो यहाँ पर 10 लिखता। तो इनका मैंने 2 कर दिया, 2 कितना है 7/2 × 10। जैसे कहाँ से आए, 5 और 2 का यदि मैं लेसे पे लूंगा तो यहाँ से 10 आ जाएंगे। तो फिर इसका आया कि आपके पास मतलब समांतर माध्य, ये जो वैल्यू आई ये आपके पास आई समांतर माध्य। ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई समांतर माध्य। मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि समांतर माध्य का व्युत्क्रम, लिखा है समांतर माध्य का व्युत्क्रम
यहाँ लिखना भूल गया मैं। समांतर वाद्य का व्युत्क्रम HM मिलेगा, तो अब ये समांतर वाद्य थी, इसका व्युत्क्रम लूंगा तो आपके पास बन जाएगा हार्मोनिक मीन HM। कितना हो जाएगा, ये HM हो जाएगा आपके पास मतलब 20/7, ये आपके पास HM बन जाएगा। तो यहाँ से ताकि मुझे उम्मीद लगती है यहाँ तक आपको हार्मोनिक मीन समझ में आ गया होगा कि हार्मोनिक मीन की वैल्यू मतलब हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये आपके पास मैं डेफिनेशन से डायरेक्ट एग्जांपल लेके मैंने बता दिया। अब वही यहाँ पर शिक्षा आता है कि भारात्मक माध्य भी आपके पास मतलब तीनों श्रेणियों में निकाला जाता है। तीनों श्रेणियों में इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तीनों श्रेणियां कौन सी, जहाँ हमने पहले लेक्चर के अंदर जहाँ पर पढ़ा था कि श्रेणियां कितने प्रकार की होती है, उसमें सबसे पहले जो श्रेणी आती है वो आती है व्यक्तिगत श्रेणी। सबसे पहले जो श्रेणी है वो है व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी मतलब आपके पास डाटा जो डाटा दे रखे होते हैं वो आपके पास व्यक्तिगत श्रेणी से ये आपके पास ये देखिए व्यक्तिगत सीरीज है। सपोज करता हूं व्यक्तिगत श्रेणी में जो डाटा होंगे वो किस प्रकार से दे रखे होंगे, आपके पास x1 x2 x3 डैश 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 xn, इस प्रकार से आपके पास डाटा दे रखे होंगे। तो अब इन डाटाओं की यदि मेरे को समांतर माध्य निकालना है तो वही प्रोसेस अपनाऊंगा मैं, इनका व्युत्क्रम लूंगा। ये लो इनका व्युत्क्रम ले लिया 1/x की पावर x3 डैश 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 1/xn। फिर मैंने कहा कि इन व्युत्क्रम ले रखा है, इनका मैंने समांतर माध्य निकालूंगा। तो इनका जो समांतर माध्य किस प्रकार से निकलेगा, x1 प्लस का x2 डैश 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 प्लस का 1/xn अपॉन में n। n मेरे पास क्या है यहाँ पर डाटा है। अब यदि मैं इसका व्युत्क्रम कर दूंगा तो वो जो मेरे पास क्या मिल जाएगा, HM मिल जाएगा। तो इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो किस प्रकार से हो जाएगा, 1/x1 प्लस का 1/x2 प्लस का 1/x3 डैश 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 प्लस का 1/xn। ये जो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत ये फॉर्मूला हार्मोनिक मैंने निकालने का है। इसी प्रकार से जब मैं दूसरी सीरीज आपको बताता हूं तो वो जो दूसरी सीरीज होती है वो होती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी, अब खंडित श्रेणी किस प्रकार से निकलते हैं, खंडित श्रेणी के अंतर्गत खंडित श्रेणी एक प्रकार से होती है व्यक्तिगत श्रेणी है, पर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बहुत सारे डाटा हो जाते हैं। तो इन डाटा को सुव्यवस्थित करने के लिए मतलब कम नहीं लिखना पड़े, इसलिए हमने इसको फ्रीक्वेंसी के साथ लिख देते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास x दे रखा होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, x की वैल्यू दे रखी होगी x1 x2 डैश 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 xn। x1 कितनी बार आ रखा है, f1 बार आ रखा है, x2 कितनी बार आ रखा है, f2 बार आ रखा है, xn कितनी बार आ रखा है, fn बार आ रखा है। आपके पास खंडित श्रेणी में इस खंडित श्रेणी का यदि मेरे को HM समान हरात्मक माध्य निकालना है तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा, 1/n अपॉन क्या आपके पास f1/x1 प्लस का f2/x2 डैश 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 डैश। इसको मैं और शॉर्ट में लिखना चाहता हूं तो n अपॉन समीशन में fi/xi, i वेरीज कर रहा है 1 to n तक। तो यहाँ आपके पास खंडित श्रेणी के अंतर्गत हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला है। हमने दो चीजें अभी तक पढ़ी है। पहली चीज ये पढ़ी है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन क्या होती है कि मूल्यों के व्युत्क्रमों का समांतर माध्य का व्युत्क्रम ले लेता हूं तो वो आपके पास हरात्मक माध्य बन जाता है। फिर मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा बताया था कि किसी भी के लिए आपके हरात्मक माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। इसलिए मैंने दो एग्जांपल ले लिए, 5 और 2 का मैंने एग्जांपल लेके उनको किस प्रकार से व्युत्क्रम निकाला था, उस व्युत्क्रमों को ऐड करके किस प्रकार से मैंने समांतर माध्य निकाला था। उस समांतर माध्य के बाद मैंने हार्मोनिक मीन किस प्रकार से लिया था वो मैंने इस एग्जांपल के द्वारा बता दिया कि आपके पास कोई भी डाटा दे रखा होता है उसका हरात्मक माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। इसी प्रकार से आपके पास मतलब व्यक्तिगत श्रेणी होती है तो व्यक्तिगत मैंने एक मतलब इन जनरल मैंने एग्जांपल लिया है। अब जो हरात्मक माध्य जो श्रेणियों में डिवाइडेड है ये एग्जांपल लिया था वो व्यक्तिगत श्रेणी में निकाला था। तो व्यक्तिगत श्रेणी के में मतलब हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है, तो मैंने व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है x1 x2 x3 डैश 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 xn होता है। तो इनका जो मुझे हार्मोनिक मीन लेना है तो हार्मोनिक मीन कैसे लूंगा, तो इनका सारों का मैं व्युत्क्रम ले लूंगा। इन व्युत्क्रम लेने के बाद इनका मैं समांतर माध्य लूंगा। तो इनका समांतर माध्य आपको बहुत अच्छी तरह से लेना आता है क्योंकि मैंने इसे 5वें लेक्चर के अंदर मैंने बताया था। और जब मैं इसका व्युत्क्रम कर दूंगा तो ये सारा का सारा मेरा हार्मोनिक मीन बदल जाएगा। इसी प्रकार से मैंने दूसरी सीरीज ली थी वो दूसरी सीरीज ली थी आपके पास मतलब मैंने खंडित श्रेणी ली थी।
खंडित श्रेणी के अंतर्गत आपके पास हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है। खंडित श्रेणी पहले पता होना चाहिए कि खंडित श्रेणी होती है क्या। खंडित श्रेणी एक व्यक्तिगत श्रेणी का ही रूप है, परंतु इसके अंदर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बहुत सारे यदि डाटा आ जाता है तो डाटा को मैं स्टोर करने का फ्रीक्वेंसी के साथ लिख देता हूं तो वो खंडित श्रेणी बदल जाती है। और खंडित श्रेणी के अंदर हार्मोनिक मीन कैसे निकाला जाता है, वही आपके पास मतलब जितने भी डाटा दे रखे हैं उनका वितरण करूंगा तो आपके पास हर होते हैं वो सबके सेम आ जाते हैं। जैसे देखिए ये फॉर्मूला मैंने F1 क्यों लिखा, जैसे खंडित श्रेणी जैसे आपके पास मैंने यहाँ आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो x1 है वो कितनी बार आया है, वो F1 बार आया है। मतलब सपोज करता हूँ कि x1 है जो F2 बार आया है, मतलब 2 बार आया है। मतलब x1 x2 x1 और x1 दो बार आया है। अब इसके मेरे को निकालने क्या करूँगा 1/x1 प्लस 1/x1। तो यहाँ से जो हर जो है वो सेम है, तो मतलब ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ऊपर कितनी है 2/x1। तो दो बार क्या आया मैंने x1 और x2 दो बार आया, तो मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया f, यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 ले लिया x1। तो ये जो f2 आया ना ये ऐसे आया। यहाँ पर जो f1 f2 f3 मैंने ऐसे इन जनरली मैंने बता दिया कि भाई ये कैसे आया। तीसरी श्रेणी होती है वो सतत श्रेणी होती है। हालांकि एग्जाम के अंदर ऐसे बहुत सतत श्रेणी के अंदर भी क्या होता है कि है तो ऐसा ही रोज, मतलब वहां पर आपके पास इंटरवल दे दिया जाएगा 0 to 10 तक, उसके बीच में हम x निकालेंगे। x निकालने के बाद हम f हमारे पास दे रखी होगी, वही हरात्मक मान का फॉर्मूला आएगा। पर एएसओ के एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन एक भी नहीं आता है कि आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि 5 और 2 दे दिया इसका हरात्मक मान क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। यहाँ से एक और मैं क्वेश्चन कराता हूँ शायद वो एसओ के अंदर आ रखा है, तो मतलब इसके अंदर आ सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि वो क्वेश्चन ये है कि एक परिवार है जो कि 4 महीने तक आपके पास मतलब दूध लेता है, मतलब किसी डेयरी से दूध लेता है और एक निश्चित धनराशि खर्च करता है। और जो पर मंथ जो इसका दूध के जो भाव होते हैं वो आपके पास मतलब 1 महीने वो लेता है आपके पास मतलब 10 रुपए पर लीटर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखाऊंगा नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ। एक परिवार है जो कि दूध के लिए निश्चित धनराशि खर्च करता है और उस धनराशि जो खर्च करता है उसके जो वैल्यू होते हैं वो आपके पास 10 पर लीटर है, 20 पर लीटर है 4 मंथ के लिए, 30 पर लीटर है और 40 पर लीटर है। फिर वो क्वेश्चन ये पूछता है कि उस परिवार के द्वारा दूध के ऊपर औसत दर क्या होगी। तो जैसे ही आपके पास कहीं पर लिखा होता है कि औसत दर क्या होगी, औसत दर क्या होगी, तो औसत दर एचएम ही पूछा है वो एक्चुअली। तो आप इन डाटाओं का एचएम भली बात निकाल लोगे, 10 का आप निकालोगे, 20 का निकालोगे, 30 मतलब 1/, इनका जो व्युत्क्रम लूंगा फिर व्युत्क्रम लेके समांतर माध्य निकालूंगा, समांतर माध्य का व्युत्क्रम कर दूंगा। तो यहाँ से भी मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि ये एसओ के अंदर एसओ जो 24 तो अभी हुई थी ना आपके पास 25 फरवरी को, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक परिवार है जो एक निश्चित डेयरी के ऊपर जैसे दूध लेता है उसके ऊपर एक निश्चित धनराशि खर्च करता है और उसके जो दूध लेने की जो दरें हैं वो 10 रुपए पर लीटर है, 20 रुपए पर लीटर है, 4 मंथ तक लेता है वो, 30 रुपए पर लीटर है और 40 रुपए पर लीटर है। तो उसके द्वारा औसत दूध के ऊपर खर्च किया गया दर कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन एचएम का था और एचएम बहुत सारे बंदे वहां पर औसत दे के डायरेक्ट समांतर माध्य निकाल के आ जाते हैं। उनको क्या दोस्तों, मैंने भी यही किया था गलत हो गया था ये। फिर आता है कि समांतर माध्य का आपके पास गुण क्या है, समांतर माध्य के दोष क्या है, सॉरी समांतर माध्य का हरात्मक माध्य के गुण क्या है और ऋणात्मक माध्य के दोष क्या है। तो हरात्मक माध्य के सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ दोष क्या है। गुण तो पढ़ ही लेंगे, पहले दोष पढ़ लेते हैं। आपने जब मैं पिछले बोर्ड को साफ करने से पहले जो पिछले वाला बोर्ड की स्लाइड था तो उसके ऊपर आपके पास मैंने डाटा लिखाया था कि x1 और x2, सपोज करिए x1 और x2 दो है तो इनकी जो एचएम निकालूंगा वो किस प्रकार से निकालूंगा। आपके पास 2x1 into x2 अपॉन x1 प्लस का x2
ये कैसे आया, ये ऐसे आया 1/x1 प्लस 1/x2, इनका जो समांतर माध्य का व्युत्क्रम ले लिया। तो अब यहाँ पर तो दोष है, यदि इनकी एक भी वैल्यू यदि जीरो हो जाए, यदि एक भी वैल्यू जीरो हो जाए तो ये जो समांतर जो हरात्मक माध्य है उसकी जो गणना नहीं की जा सकती। तो लिखिए सबसे पहले जो दोष है वो एक ही इसका दोष है, वो दोष है यदि एक भी मूल्य जीरो हो जाए तो HM की गणना नहीं की जा सकती। आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाएगा यदि आपके किसी भी डाटा की वैल्यू यदि जीरो हो जाए तो क्या HM की गणना पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में, वहाँ पर ऑप्शन में ऐसा आएगा कि संभव है, असंभव है, ऋणात्मक आएगा, धनात्मक आएगा HM। तो वहाँ पर ऐसे ऑप्शन में जो पहला जो ऑप्शन है वहाँ पर छाप देना कि यही आता बेटा, यही आता, टिक कर दे हम तो यही, कि इसकी गणना नहीं की जा सकती। क्योंकि जैसे ही मैं 1/0 लिखूंगा तो 1/0 लिखते ही इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी तो किसी ने देखी भी नहीं है। तो यहाँ से ये इसका क्या हो गया, दोष हो गया। यदि एक भी मूल्य जीरो हो जाए तो HM की गणना नहीं की जा सकती। अब मैं इसके लिखता हूं गुण। गुण क्या है, गुण के अंदर जब आपने राजमार्ग निकाला था x1 x2 डैश 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 xn, तो इसमें ये देखा गया था कि ये सभी मूल्यों के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहला गुण यही है कि ये सभी मूल्यों पर निर्भर करता है, सभी मूल्यों पर निर्भर है। दूसरा जो इसका गुण है वो गुण है, सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, कहीं बाहर एग्जाम में पूछा गया गुण है, हरात्मक माध्य छोटे मूल्यों को ज्यादा महत्व रहता है, तथा बड़े मूल्यों को कम महत्व रहता है, ये जो दूसरा नंबर जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मतलब छोटे मूल्यों को ज्यादा महत्व तथा बड़े मूल्यों को कम महत्व किसके अंदर दिया जाता है। तो वहां पर ऑप्शन के अंदर ऐसे होगा कि वहां पर ऑप्शन में ऐसे होगा कि वहां पर ऑप्शन में ऐसे होगा कि HM GM AM या नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, HM आ जाएगा। हरात्मक माध्य के अंतर्गत छोटे मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है और बड़े मूल्यों को कम महत्व दिया जाता है। तो तीसरा जो इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी है, इसमें बीजगणितीय योजना संभव है। बीजगणितीय मतलब इसमें कुछ जोड़ा या घटाया जा सकता है, सही है। जो HM है वो डिपेंडेंट है, मतलब यदि किसी डाटा में 2 जोड़ दिया जाए तो HM के अंदर जो क्या डिपेंड करेगा, यदि किसी डाटा के अंदर 2 घटा दिया जाए तो मतलब HM प्रभावित होगा नहीं होगा, तो होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी होती है बीजगणितीय योजना संभव है। बीजगणितीय विवेचन संभव है। और जो इसकी जो चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं बाहर आपके पास पूछा जाता है कि आपके पास औसत दरें
औसत काम प्रति घंटे ऐसी यदि दरें पूछी जाए तो उसके अंदर क्या काम में लिया जाता है? उसके अंदर काम में लिया जाता है आपके पास हरात्मक माध्य। अभी क्या है, गाड़ी निकली थी रास्ते से, तो मैंने सोचा कि इसकी आवाज आएगी नहीं आएगी, तो इसकी आवाज नहीं आई थी इसमें, अच्छी बात है, इसलिए मैं साइलेंट हो गया था। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि औसत कहीं पर निकालना हो, जैसे औसत दर निकाल लो, या काम प्रति घंटे औसत निकाल लो, काम प्रति घंटे औसत, कहीं पर आपके पास मतलब औसत दरें, यदि औसत दरों जैसा ऐसा कहीं पर पूछ लिया जाए कि औसत दरें किसके अंदर निकाल जाती है, तो औसत दरें निकाल जाती है हरात्मक माध्य के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये जो हरात्मक माध्य है वो खत्म होता है। हरात्मक माध्य के अंदर हमने सिर्फ 3 चीज पढ़ी थी, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो ये डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है वही डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, और क्वेश्चन बताने के बाद ये 102/2024 के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आया था वो बताया था। फिर मैंने ये बताया था कि इसके जो दोष क्या होते हैं, यदि इसकी वैल्यू एक भी वैल्यू 0 हो जाए तो इसकी जो गणना करना असंभव है। और जो मैंने तीसरा जो मैंने बताया था वो बताया था इनके जो प्रॉपर्टी, इनके मतलब गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने गुणों के अंदर सबसे 2 ही गुण इंपॉर्टेंट बताए थे, एक तो ये बड़े मूल्यों को कम महत्व देता है और छोटे मूल्यों को ज्यादा महत्व देता है। और जो और इसी अंदर जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है, कहीं पर यदि औसत औसत निकालना हो तो वो आपके पास मतलब हरात्मक माध्य ही पूछ रहा है। कहीं पर यदि औसत दरें निकालना है, ऐसी कहीं पर गणना करनी हो, तो वो आपके पास मतलब क्या पूछा जाता है, हरात्मक माध्य ही पूछा जाता है। तो ये था आपके पास औसत समांतर माध्य। फिर हम जो अगले वाला लेक्चर होगा, इस लेक्चर के अंदर हम हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य का रिलेशन क्या होता है वो लेके आएंगे। तब जाके मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का एक पार्ट पूरा होगा। उसके बाद हम माध्य का पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुलक पढ़ेंगे, तब जाके एक केंद्रीय प्रवृत्ति पूरी होगी। चलिए तब तक के लिए वेट कीजिए अगले वीडियो का, और इस वीडियो को कहीं पर प्रॉब्लम आई है तो बता दें। धीरे धीरे फेक सामने हो रहा है तो धीरे धीरे बेटर होगा, ना कि अचानक बेटर होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा है, करिए एंजॉय और पढ़िए।